F2 and F4 being equal and opposite acting in the same plane balance each other. दोनों इक्वल हैं, F2 F4, F2 BIB sin थीटा, F4 BIB sin थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं F2 वेक्टर एंड F4 वेक्टर being equal and opposite acting in the same plane balance each other। एक दूसरे को इन्होंने तो बैलेंस कर दिया। लेकिन अब अगर आप देखें F1 और F2, F2 F1 और F3 they are equal and opposite but not acting in the same plane, therefore they makes a pair of couple। एक इन्होंने एक जोड़ा बना लिया, इक्वल है अपोजिट है, और जब भी कपल होता है फोर्सेस का, देखिए एक एक ये फोर्स है तो इसे डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। लेकिन जब कपल होगा देखिए एक अंगूठे से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उंगली से फोर्स लगा रहा हूँ, जब ये कपल होगा तो निश्चित रूप से इसमें केवल रोटेशनल मोशन ही आएगा। तो F1 and F3 being equal and opposite acting along different line of action form a couple that tends to rotate this coil। और पहले ये देखो, एक पर इस आर्म पर डाउन द प्लेन है, इस पर अप द प्लेन है, तो कुल मिलाकर दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, इस कॉइल को घुमाने की कोशिश करेंगी, ऐसे कॉइल को घुमाने की कोशिश करेंगी, और वो घुमाने वाला जो फिनोमिनन है उसे ही हम घुमाने वाले एक्शन को ही हम बोलते हैं टॉर्क, टर्निंग एक्शन। टर्निंग एक्शन यानी टॉर्क। तो क्या लिखा जाएगा फिर यहाँ लिखेंगे F1 वेक्टर एंड F3 वेक्टर being equal and opposite acting along different line of action। acting along different line of action क्या बनाते हैं, form a couple। क्या करता है, that tends to rotate the coil, जो कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करता है। hence torque on the coil, तो वेक्टर, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं, क्या, वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। एक्चुअली तो मुझे पहले ये बात लिखनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स इनटू वन ऑफ द फोर्स, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्योंकि एफ क्रॉस आर का मीनिंग कुछ और है, आर क्रॉस एफ का मीनिंग कुछ और है। तो अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक डायग्राम और ड्रॉ करना। अब देखना जरा ध्यान से, अभी तो ये डायग्राम है ऐसे बना हुआ, ये आपकी कॉइल है, दिस इज द डायग्राम। अगर मैं इसी कॉइल को कहां से देखूं, मैं इस कॉइल को यहां से देखूं, इधर से देखूं, ऊपर से देखूं। कैसे देख रहा हूं ऊपर से, ये मैंने कॉइल को ऊपर से देखा, ठीक है। कॉइल को मैंने यहाँ कहाँ देखा, ऊपर से देखा है। तो मुझे ऊपर से या अभी तो मेरे सामने कौन सी आर्म है, मेरे सामने PQRS आर्म है ही, तीनों चारों आर्म है। लेकिन जब मैं इसे यहां से देखूंगा तो मेरे पास केवल कौन सी आर्म दिखाई देगी, मुझे बताओ, मुझे कौन सी आर्म दिखाई दे रही है, ये जो मुझे दिखाई दे रही है, कौन सी वाली आर्म दिखाई दे रही है इसमें से, माइक ओपन करके, क्यू आर। दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर, क्योंकि मैंने ए यहां से देख रहा हूं मैं इधर से, तो मैंने ये सामने आ गया मेरे, ये है क्यू इंटू क्यू आर, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। अब इस
पॉइंट क्यू के नीचे कौन सी आर्म है, इस पॉइंट क्यू के नीचे कौन सी आर्म है, ये जहां मेरी इस टाइम उंगली चल रही है, ये वाली ये वाली आर्म है क्यू पी। कौन सी आर्म है ये, क्यू पी। इस पॉइंट आर के नीचे कौन सी वाली आर्म है, इस पॉइंट आर के नीचे ये पूरी आर्म है कौन सी, आर एस। इस पॉइंट आर के नीचे कौन सी है, आर के नीचे आर्म है आर एस। और इस पॉइंट पी के नीचे कौन सी है, नो सॉरी क्यू, क्यू पॉइंट के नीचे कौन सी आर्म है, इस क्यू पॉइंट के नीचे है आर्म है पी क्यू। अब देखना जरा ध्यान से, वीडियो नहीं दिखाई दे रही। आर्म पी क्यू है, या आपका आर्म पी क्यू, इस आर्म पर फोर्स है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये मेरी उंगली जो है, ये इस टाइम फोर्स है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। तो जब मैं इसे ऐसे देखूंगा तो मुझे ये फोर्स वेक्टर दिखाई देगा, ये वाला। मेरी उंगली इस टाइम कौन सा है, मेरी उंगली है रिप्रेजेंट कर रही है F1 वेक्टर। अच्छा, इस वाली आर्म पर फोर्स कैसी, परपेंडिकुलर अपवर्ड। और जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ऐसे ये फोर्स दिखाई देगी इस डायरेक्शन में। तो ये मेरी उंगली इस टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है, F3 वेक्टर को। अब इसको हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से देखते हुए, QR से देखते हुए। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मुझे ये स्पेस छोड़ना था इसके नीचे, लेकिन मैं थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ, और नीचे डायग्राम यहाँ ले आता हूँ इस डायग्राम को। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, इस डायग्राम में हम क्या बना रहे हैं, केवल केवल क्यू आर ड्रॉ कर रहे हैं, केवल क्यू आर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा क्यू आर है, ये दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर। इस क्यू के नीचे पी क्यू आर्म है, इस आर के नीचे आर एस आर्म है, ओके। और ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इस पी क्यू के बीच बना हुआ एंगल है कितना, थीटा। और डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से, क्यू से आर की तरफ को है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट आई। और क्यू, क्यू के नीचे कौन सा, पी क्यू पूरी आर में, पी क्यू पर फोर्स लग रही है कौन सी, F1 वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखना F1 वेक्टर कहाँ बन रहा है, दिस इज F1 वेक्टर। और यहाँ कहाँ बन रहा है, दिस इज F2 वेक्टर। F1 वेक्टर F2 वेक्टर आ गए, ठीक है। और जो पूरी लेंथ है इसकी, जो पूरी लेंथ है क्यू से आर तक, क्यू से आर तक की लेंथ कितनी है, देखो ध्यान से, क्यू से आर तक की लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है बी। तो मैं इसको लेंथ भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेंथ कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दूँ, नहीं यहाँ यहाँ बनाऊँ पर। ये लेंथ आपकी कहाँ से कहाँ तक, ये लेंथ है आपकी कितनी, एल। अब हमें इसका वो पूरा करना है ट्राइंगल, ताकि हम परपेंडिकुलर, बीजेपी परपेंडिकुलर बी डिस्टेंस है हम, लेंथ। अच्छा बी, ओके सॉरी, इट इज बी, राइट, ठीक है। तो अब हमें इन फोर्स F1 F2 वेक्टर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द राइट ट्राइंगल, ठीक है। मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ टी, इस पॉइंट को मैंने लिख लिया टी। अब देखिए ये आपका थीटा एंगल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी क्या आपका थीटा हो जाएगा। अब पहले आप मुझे बताइए कि इस पूरी फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, बताइए। F1 वेक्टर F2 के वेक्टर के बीच में आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, तीन में से एक आंसर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर इज, नंबर वन ऑप्शन QR, नंबर टू ऑप्शन QT, नंबर थ्री ऑप्शन TR, नंबर फोर ऑप्शन भी कोई बना लो, तीनों में से कोई नहीं। कौन मुझे बता सकता है, ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 वेक्टर एंड टी आर व्हाट टी आर TR, बिल्कुल सही बात है, TR इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 वेक्टर F2 वेक्टर। तो अब हमें TR लेने के लिए हमें पता तो हो कि TR कितनी है, बताइए ध्यान से आप, ये TR कितनी बनेगी,
ये टी आर की वैल्यू कितनी बनेगी, टी आर की वैल्यू कितनी बनेगी बताइए, इन टर्म्स ऑफ बी एंड थीटा फाइंड करना आपको, इन टर्म्स ऑफ बी एंड थीटा, व्हाट इज टी आर, टी आर इन टर्म्स ऑफ बी एंड थीटा, सिंपल है बिल्कुल सर सिंपल। क्यू आर कोस थीटा। हाँ क्यू आर कॉस थीटा, तो क्यू आर कितना है, स्मॉल बी, तो ये आपका बन गया आपका बी कॉस थीटा। ठीक है जी, बस इतना सा डायग्राम था ये। तो अब टॉर्क कितना लग गया बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स एफ वन और एफ टू, एफ वन और एफ थ्री, एफ वन और एफ थ्री में से कोई सी एक फोर्स ले लूं मैं, एफ वन और एफ थ्री दोनों ही कितनी है, दोनों ही कितनी है, बी आई एल, तो क्या बना ये बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या हो गया बी कॉस थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया आपका आई एल बी बी कॉस थीटा, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, इस कॉइल की लेंथ इंटू ब्रेड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड है सिंपली एरिया, तो टॉर्क बना आपका आई ए बी कॉस आई ए बी कॉस थीटा, ये टॉर्क बन गया। लेकिन टॉर्क आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ आई और ए का आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, सॉरी आई ए को मैं एक सिंगल क्वांटिटी मानूंगा और बी को अलग, तो ये आई ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब ये आई ए और बी वेक्टर का क्या है ये एक डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तो होता नहीं, तो टॉर्क, टॉर्क क्या है हमें, टॉर्क है हमारे पास वेक्टर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, बस लास्ट की ट्रिक रह गई, इसमें लास्ट की ट्रिक रह गई है, लास्ट की ट्रिक, ये मैंने, ये देखिए ये क्यू, सर आई ये तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हाँ हाँ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें फिलहाल तो यहाँ वो चाहिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो साइन कॉस थीटा से बजाय हमें साइन आना चाहिए यहाँ, ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब यहाँ देखना ध्यान ध्यान से, क्यू आर इज द प्लेन ऑफ कॉइल, ये मैंने ऐसे ही तो रखा था क्यू आर, ये क्यू आर है मेरी, मेरी क्यू आर कहाँ है, ये रही मेरी क्यू आर। अब ये जो क्यू आर है दिस इज एक्चुअली द प्लेन ऑफ कॉइल, है ना, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, सर अभी 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 कनेक्ट हुई है सर, दोबारा समझा दो वहां से ही। यहाँ जो टॉर्क आ रहा है, टॉर्क आ रहा है कितना, आई ए बी कॉस थीटा, अगर आई ए एक वेक्टर हम ले लें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे कि अभी आप कह रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो फिर ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट से आना है स्केलर, लेकिन जो टॉर्क है इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं सामने ही क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि दो वेक्टर से एक तीसरा नया वेक्टर ही मिले, तो कॉस थीटा की बजाय हमें साइन लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। अब साइन कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना जरा, दिस क्यू आर इज द प्लेन ऑफ कॉइल, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल, क्यू आर ये प्लेन ऑफ कॉइल है, तो मैंने प्लेन ऑफ कॉइल पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, बहुत ध्यान से समझना, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, दिखा आपको, ये जो मैंने अब ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, इसके और कॉइल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दिखा आपको, थोड़ा सा इसको जूमिंग कर लूं, यस सर। ठीक है, जो मैंने अब लाइन ड्रॉ करी है, अब देखना जरा ध्यान से, मैं इधर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, ये मेरी ये नॉर्मल बना लिया मैंने, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ ओ एन इज द नॉर्मल, ओ एन एंगल, ओ एंगल एन ओ आर, एंगल एन ओ आर 90 डिग्री है, 90 में से एक एंगल है थीटा, तो ये जो बाकी बचा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो दिस इज व्हाट
90 माइनस थीटा, जिसको कि मैं लिख रहा हूं अल्फा। 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं? अल्फा लिख रहा हूं। ठीक है जी, समझ आई इतनी बात? तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। थीटा कितना बनेगा? मैं थीटा को यहाँ ले, थीटा 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ हम अपना सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है एकदम। सिंपल कहानी क्या, इस एक्सप्रेशन में आई ए कॉस बी, इसमें मैं थीटा को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। किससे? थीटा को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 90 माइनस अल्फा से। इट इज 90 माइनस अल्फा। तो ये हुआ क्या, इस आई ए बी कॉस थीटा, आई ए बी कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूँ टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी कॉस 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब स्पेशली हम यह मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन करेंगे? वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल। अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल। ये अल्फा है। अच्छा, cos 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा भाई? cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा sin अल्फा। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिएगा, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल्स आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, हियर आई ए वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। डायरेक्शन इसकी क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड, किस डायरेक्शन में है? डायरेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल या प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, और बी वेक्टर तो है ही आपका बी वेक्टर। इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, कैपिटल एन लिखूं बल्कि मैं, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, तो फिर टॉर्क इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एन आई ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल एम वेक्टर। तो हेयर एन आई ए वेक्टर इक्वल्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यूनिट इसकी कितनी है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल बात। आई आई एम्पियर में है, ए मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। एन की तो कोई यूनिट होनी ही नहीं है। तो अब आपके पास क्या बचा? इस फॉर्मूले को मैं अगर ले लूं पूरे को, तो क्या बनेगा? टॉर्क वेक्टर इक्वल्स एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यह आपका टॉर्क आ गया, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड है? डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही बड़ा टॉर्क होगा। करंट जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा करंट होगी कॉइल में, उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी साइज ऑफ द कॉइल जितनी बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। समझिए बात? तो अच्छा, एक डायरेक्शन इसकी टॉर्क की क्या होगी? टॉर्क की डायरेक्शन वही होगी क्या, राइट हैंड थंब रूल से? टॉर्क इज डायरेक्शन ऑफ टॉ वेक्टर इज
गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के राइट हैंड थंब रूल से मिलती है ये हमें इसका डायरेक्शन। ठीक है। किस किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड है, ए, कितनी आपने करंट भेज रखी इस बात पर डिपेंड है, और किस पर डिपेंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इस टॉर्क के फॉर्मूले में क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, एरिया आ रहा है टॉर्क के फॉर्मूले में, टॉर्क के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एरिया। तो इसका सीधा मतलब ये है कि टॉर्क ऑन करंट कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कॉइल, शेप ऑफ कॉइल पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपके पास दो कॉइल्स हैं, अगर आपके पास दो कॉइल है, एक कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर में रखी हुई है। दूसरी आपकी है सर्कुलर कॉइल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए है, और कहाँ रखी, सेम मैग्नेटिक फील्ड में बी वेक्टर में रखी हुई है। तो इस पर लगने वाला टॉर्क टो वन, इस पर लगने वाला टॉर्क, दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होंगे। शेप पर डिपेंड नहीं है टॉर्क, टॉर्क किस पर डिपेंड है, एरिया पर, एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड है, एरिया ऑफ लूप पर डिपेंड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लूप बोलेंगे एक्चुअली हम इसे। नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड है, करंट पर डिपेंड है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड है। समझिए बात। साथ ही साथ किस पर डिपेंड है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ आ रहा है अल्फा, किस पर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा का मतलब किस किस एंगल पर रखी है। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी टॉर्क की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, टॉर्क हमने अभी फाइंड किया, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए साइन अल्फा, एन आई ए साइन अल्फा। ठीक है। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन साइन अल्फा इज मैक्सिमम, यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो, साइन अल्फा की वैल्यू 1 हो। कब, 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 जबकि अल्फा आपका 90 डिग्री है। अल्फा, अच्छा अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इस केस में जब अल्फा 90 डिग्री है, कौन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और कौन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल लाई, प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग बी वेक्टर, प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है, तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो टॉर्क मैक्सिमम होगा कितना, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, एन आई ए बी, एन आई ए बी, यहाँ मैंने बी नहीं लिखा था, एन आई ए बी न्यूटन मीटर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन ए कॉइल। अब टॉर्क इज मिनिमम कब, व्हेन साइन अल्फा इज मिनिमम, मतलब साइन अल्फा कितना हो, साइन अल्फा 0, तो इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 0। जब अल्फा 0 है तो प्लेन ऑफ कॉइल, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की मिनिमम वैल्यू होगी एन आई बे बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो मिनिमम टॉर्क कितना, 0, मैक्सिमम टॉर्क कितना, एन आई ए बी। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, चलो मैं ग्रीन से बनाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये कॉइल है। जब आपका कॉइल, आप कॉइल, द प्लेन ऑफ कॉइल इज इन द प्लेन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब इस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगी, तब इस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगी। ये फोर्स हो गई डाउनवर्ड, ये वाली फोर्स अपवर्ड मैक्सिमम। लेकिन जब ये ऐसे आ जाएगा प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अब मिनिमम जीरो हो गई टॉर्क। क्यों? क्योंकि अब जो जो कंडीशन F2 और F4 के साथ बन रही थी वही कंडीशन F1 F2 के साथ बन गई। F2 ये रही परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, F1 और F3 कौन सी? परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। तो ऐसे इस आर्म को कोई अंदर धकेल रहा है और इस आर्म को कोई ऊपर उठा रहा है, दोनों अब दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट पड़ गई। इक्वल और अपोजिट पड़ गई तो फिर से इन दोनों ने भी एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो इस टाइम इस पर नेट टॉर्क कितना हो गया? नेट टॉर्क जीरो हो गया। नेट टॉर्क जीरो हो गया। जरा मुझे कोई इस वाले डायग्राम से बताए कि नेट टॉर्क जीरो क्यों हो गया। यहाँ इस वाले डायग्राम से मुझे कोई बताना की कोशिश करे, देखते हैं कौन बता पाता। वैसे मुझे मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बता पाएंगे, लेकिन बता पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस डायग्राम से बताइए कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो लॉरेंस टॉर्क जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? उसका कुछ आंसर, एक रीजन यहाँ छुपा हुआ है, देखो। अच्छा, जब ये आपके प्लेन ऑफ कॉइल इज इन द प्लेन ऑफ इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तब टॉर्क मैक्सिमम होता है। उसका आंसर भी यहीं छुपा हुआ है। टॉर्क मैक्सिमम और टॉर्क मिनिमम दोनों के आंसर इसी डायग्राम में छुपे हुए हैं। कौन बता सकता है? कौन वहां तक पहुंच सकता है? बताइए, कोशिश कीजिए।